हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, खबर आई है आज और ये खबर है मणिपुर के बारे में। आपको पता है कि मणिपुर में फरवरी 13 को 2025 में यानी लगभग एक साल पहले राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। तो इस खबर के हेडलाइंस को देखते हैं और इसी से आपको आज क्या समझना है वीडियो में उसको देखेंगे। खबर ये है, मणिपुर सेट टू कंप्लीट अ ईयर अंडर प्रेसिडेंट्स रूल, वाई सेंटर इन अ बाइंग ओवर लिफ्टिंग इट। इसी सवाल का जवाब हमें इस वीडियो में देखना है कि क्यों सेंटर को अब राष्ट्रपति शासन वहाँ से हटाना पड़ेगा। 13 फरवरी को जब एक साल पूरा हो जाएगा तो इस पूरी प्रक्रिया को समझना पड़ेगा कि राष्ट्रपति शासन जो आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है उसमें क्या प्रोविजंस हैं और उसका आधार क्या है, साथ ही उसको संसद से पास कराना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम आर्टिकल 356 में देखेंगे। लेकिन थोड़ा डेटा देखिए, आज तक 1953 से लेकर अभी तक राष्ट्रपति शासन देश में कितनी बार लग चुका है। करीब करीब 135 बार लागू किया गया है और लगभग 2/3 बार तो ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति शासन हटने के बाद, निरस्त होने के बाद वहाँ पर सत्ता बदली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया उसके पहले कोई और पार्टी रूल कर रही थी, लेकिन राष्ट्रपति शासन जब हटाया गया तो वहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, वहाँ रूलिंग पार्टी जो है वो चेंज हो गई। पंजाब में 9 बार राष्ट्रपति शासन लगा है और ये 2 नंबर पर है पंजाब। पहले नंबर पर जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब में दूसरे नंबर पर है। अगर दिन के मामले में बात करें तो कुल 3878 दिनों तक पंजाब राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा है। जम्मू कश्मीर 1 नंबर पर है, 4668 दिन के बाद पंजाब इस मामले में दूसरे स्थान पर है। ये डेटा कई बार आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर लिखने में, या कहीं अपने आंसर को सब्सटैंटिव बनाना हो, महत्वपूर्ण कोई डेटा देना हो, उससे आपके आंसर की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। लेकिन संख्या के संदर्भ में अभी हमने क्या देखा, जम्मू कश्मीर में 1 नंबर पर है दिनों के मामले में, लेकिन संख्या के मामले में अगर बात करें तो मणिपुर में सबसे ज़्यादा 11 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो ये डेटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रतिज्ञा बैच जो जनवरी का मॉर्निंग बैच है, इसमें 27 जनवरी 2026 से इस बैच की शुरुआत होगी। इसमें एडमिशन ले सकते हैं आप। हिंदी में तो है ही, इंग्लिश और इंग्लिश में ही है। प्राइस 10,999 रुपये से स्टार्ट है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पर अमृत उपाध्याय 007, टेलीग्राम पर अमृत उपाध्याय 007 और मेरा ईमेल आईडी है amrit@studyiq.com पर। आइए अब समझते हैं आर्टिकल 356 के बारे में। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली ये बात नहीं करने वाले हैं कि मणिपुर में जो कुकी और मैतेई ग्रुप्स के बीच हिंसक संघर्ष हुए उसकी वजह से राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा, वहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो भी था जिसकी वजह से राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बात कर रहे हैं 356 के बारे में। तो देखिए, हमारे संविधान की बात करें अगर, तो जो आपातकाल है, आपातकाल के प्रोविजंस दिए गए हैं भाग 18 में, और भाग 18 में आपातकाल के जो प्रोविजंस हैं इसमें 3 तरह के आपातकाल की बात की जाती है। ठीक है, पहला तो राष्ट्रीय आपातकाल है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो ये आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। पूरे देश में एक साथ लगाया जा सकता है या देश के किसी हिस्से में लगाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक साथ पूरे देश में इंप्लीमेंट हो, देश के किसी हिस्से में भी लगाया जा सकता है। 3 आधार होते हैं इसके: युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह। 3 आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। यह सशस्त्र विद्रोह जो है ये 1978 तक आधार ये नहीं था, 1978 में जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। लेकिन हटाया क्या गया? पहले इस आधार की जगह था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के आधार पर आपको पता है कि जब इमरजेंसी का दौर था 1975 में, जो इमरजेंसी इंप्लीमेंट हुआ था, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत 3 बार इंप्लीमेंट हुआ है।
एक चाइना से जब युद्ध हुआ उस समय, पाकिस्तान से 1971 में युद्ध हुआ उस समय, और फिर 1975 में। तो 1975 वाला जो था वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था, और इसमें मीसा आपने सुना होगा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके तहत बहुत सारे लोगों को डिटेन करके रखा गया था। 19-19 महीने, 20-20 महीने डिटेंशन रखा गया था। इसमें जो नेताओं, इंदिरा गांधी के विरोध में जो लोग थे, सारे लोग डिटेन्ड थे। और जब सरकार बदल गई 1977 में, जनता पार्टी की सरकार आ गई, तो फिर उसने 1978 में जो संविधान संशोधन कराया, इसमें आंतरिक अशांति को आधार के तौर पर हटा दिया। दूसरा जो आपातकाल में हम पढ़ते हैं वो है जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत मेजरली लगाया जाता है। 365 भी आधार बनता है, वो देखेंगे हम कि कैसे बनता है। इसमें क्या चीजें हैं अभी विस्तार से देखेंगे, लेकिन वित्तीय आपातकाल जो लगाया जाता है वो आर्टिकल 360 के अधीन लगाया जाता है। ये 3 बातें मोटे तौर पर आपको जाननी है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जहां भी आप कहीं पढ़ते हैं आपात की उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इसका मतलब है आर्टिकल 352 की बात हो रही है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब कोई आपातकाल लग गया, राष्ट्रीय आपातकाल, तो ऐसा नहीं है कि अब उसको संसद की मंजूरी नहीं चाहिए। प्रोक्लेमेशन हो गया अगर, उसके बाद संसद में मंजूरी चाहिए विशेष बहुमत से राष्ट्रीय आपातकाल के मामले में, और राष्ट्रपति शासन के मामले में इसको चाहिए साधारण बहुमत से। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति शासन में क्या प्रोविजन है। आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 कहता है कि यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट से समाधान हो जाए, राज्यपाल की रिपोर्ट से समाधान हो जाए, समाधान हो जाए मतलब उसको ऐसा लगे वो सेटिस्फाइड हो इस बात से, या फिर अन्यथा किसी और तरीके से, अगर ये समाधान होता है, समाधान होता है, क्या समाधान होता है? समाधान ये होता है कि राज्य में, राज्य का जो शासन है वो संवैधानिक तंत्र के हिसाब से नहीं चल रहा है, संवैधानिक मशीनरी के हिसाब से नहीं चल रहा है, हिसाब से नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो फिर राष्ट्रपति, यहां एग्जैक्टली राष्ट्रपति कहने का मतलब क्या है? दरअसल राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है, यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। कहां लगेगा? किसी राज्य में। ठीक है। अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो क्या होगा? इस राज्य के जो कार्यकारी शक्ति है, स्टेट गवर्नमेंट की जो कार्यकारी शक्ति है, ये सेंटर के पास चला जाएगा, केंद्र के हाथ में। और जो विधायी शक्ति है, यानी राज्य विधानमंडल की शक्ति है, इसको संसद में निहित कर दिया जा सकता है। इसका मतलब कि कार्यकारी और विधायी शक्ति सेंटर के हाथ में चला जाएगा। पहली बात तो ये समझ गए। दूसरी बात क्या कहते हैं कि भाई राज्य में जो राज्य की सरकार है उसको या तो निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, सस्पेंड किया जा सकता है विधानमंडल को, यानी सरकार कब गिरेगी? जब विधानमंडल को डिसॉल्व कर दें तो सरकार गिर जाएगी, तो सस्पेंड भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि डिसॉल्व किया जाए, और या फिर विघटित भी किया जा सकता है। दोनों ऑप्शन है राष्ट्रपति के पास, विघटित भी किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे कि एसआर बोम्मई केस में इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है जो आगे आपको समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत। लेकिन एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 365, आर्टिकल 365, जो कहता है कि अगर राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों को मानने से इनकार कर दे, केंद्र के निर्देशों को ना माने, मानने से इनकार कर दे, तो फिर राष्ट्रपति के लिए यह समझना विधिपूर्ण होगा
क्या विधि पूर्ण होगा? कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी के हिसाब से राज्य का शासन नहीं चल रहा है। राज्य का शासन संवैधानिक अनुरूप से नहीं चल रहा है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर 365 के तहत राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों को अगर नहीं मान रही है, तो 365 के तहत राष्ट्रपति ये मान सकता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, संवैधानिक मशीनरी के हिसाब से चीजें नहीं चल रही हैं, जिसका सीधा मतलब है कि ये एक रास्ता खोल देता है आर्टिकल 356 का। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 356 यही तो कह रहा है कि राज्यपाल की रिपोर्ट पर या फिर अन्यथा किसी भी तरीके से अगर राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 365 कह रहा है कि राज्य सरकार अगर केंद्र के निर्देशों को नहीं मानता है, तो राष्ट्रपति के लिए यह उपयुक्त है मानना कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। इसका मतलब कि आधार बन गया 356 का, और इस आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। बात क्लियर है? अब सवाल है कि राष्ट्रपति शासन अगर लगा दिया गया तो क्या ये उद्घोषणा कर देना ही पर्याप्त है? नहीं। राष्ट्रपति शासन अगर लगा दिया गया तो 2 महीने के भीतर, जो टाइम लिमिट है वो 2 महीना है, 2 महीने के भीतर इसको संसद के दोनों सदनों से पास कराना पड़ता है, संसद के सदनों द्वारा पारित कराना पड़ता है, पारित कराना पड़ता है। अब एक समस्या ये आ सकती है कि मान लीजिए राष्ट्रपति शासन जिस समय लगाया गया उस समय लोकसभा एग्जिस्ट नहीं करती, विघटित है, डिसॉल्व्ड है, ठीक है, तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लोकसभा की जब लोकसभा पुनर्गठन होता है, देखिए राज्यसभा तो कभी भी विघटित होती ही नहीं, स्थायी सदन है, लेकिन लोकसभा के साथ तो ये कंडीशन हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की गई और उसके बाद क्या हुआ? लोकसभा विघटित हो गई, केंद्र सरकार ही चली गई। उस कंडीशन में लोकसभा के पुनर्गठन के 30 दिन के भीतर इसे पारित कराना पड़ेगा। नॉर्मल कंडीशन में तो दोनों से पारित कराना ही है। एक स्पेशल कंडीशन आ गया कि भाई लोकसभा है ही नहीं, विघटित है, तो पुनर्गठन होगा। पुनर्गठन के बाद 30 दिन के भीतर, जिस दिन पुनर्गठित हुआ उससे 30 दिन के भीतर इसको फिर से पारित कराना पड़ेगा। सवाल है कि कैसे पारित कराना पड़ेगा? ध्यान रखिए, राष्ट्रपति शासन के केस में किताबों में कहीं कहीं आप राज्य आपातकाल भी देखिएगा, टर्म राष्ट्रपति शासन के लिए। इसे जो सदनों से पास कराना है, ये साधारण बहुमत से पास कराना है, साधारण बहुमत से। राष्ट्रीय आपातकाल में विशेष बहुमत की जरूरत होती है, राष्ट्रपति शासन में साधारण बहुमत से पास कराना होता है। राष्ट्रीय आपातकाल में 1 महीने के भीतर कराना होता है और इसमें 2 महीने के भीतर कराना होता है। तो ये पूरा 356 के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। अब एक सवाल आता है कि भाई राष्ट्रपति शासन का बहुत दुरुपयोग हुआ है। राष्ट्रपति शासन का इतना दुरुपयोग हुआ है कि देखिए, नेशनल इमरजेंसी आज तक 3 ही बार लगी, वित्तीय आपातकाल आज तक 1 भी बार नहीं लगी, और राष्ट्रपति शासन 135 बार लग चुका है 1953 से अभी तक। तो 135 बार तो बहुत बड़ा नंबर है। और आपको पता है कि इसका दुरुपयोग क्यों होगा? जब केंद्र की सरकार में कोई और पार्टी सत्ता में हो और राज्य की सरकारों में कोई और पार्टी सत्ता में हो, तो इसके दुरुपयोग के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ उसी केस में होगा, लेकिन दुरुपयोग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ तो उसके बाद बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकारें थीं उनको क्या किया गया? बर्खास्त कर दिया गया, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो इस तरह के मिसयूज़ काफ़ी होते हैं। इसी मिसयूज से संबंधित एक केस है एसआर बोम्मई केस, एसआर बोम्मई 1994, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि राष्ट्रपति शासन कैसे लग रहा है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही तो राष्ट्रपति काम करते हैं, अपने स्वविवेक से तो काम नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे। अब आर्टिकल 74 कहता है कि मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी है राष्ट्रपति को, इसकी जांच नहीं की जा सकती, ठीक है। इस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है कि राष्ट्रपति ने सलाह दी है तो क्या दी है, इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। यानी आर्टिकल 74 के हिसाब से
राष्ट्रपति शासन हमेशा प्रोटेक्टेड है कि जुडिशियल रिव्यू के दायरे में नहीं है, जुडिशरी इस पर सवाल नहीं उठा सकती है। लेकिन एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम ये नहीं पूछेंगे कि क्या सलाह दी गई, लेकिन सलाह की भावना, दुर्भावना तो नहीं है, कोई मैलिफाइड इंटेंशन तो नहीं है इस सलाह के पीछे, उस दुर्भावना को चेक कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्मई केस में कहा कि क्या सलाह दी गई है ये हम पूछ ही नहीं रहे हैं, लेकिन सलाह दुर्भावना पर आधारित नहीं होनी चाहिए, दुर्भावना पर आधारित नहीं होनी चाहिए, मैलिफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और इस बात का हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, ये न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। कि इंटेंशन क्या है, ठीक है, सलाह के पीछे इंटेंशन कैसा है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि विधानमंडल को निलंबित भी किया जा सकता है और खत्म भी किया जा सकता है, विघटित भी किया जा सकता है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब तक संसद से इसको पास ना करा लिया जाए, पारित ना करा लिया जाए, यानी 2 महीने का क्लॉज है, 2 महीने के भीतर पारित कराना है, तब तक विघटित नहीं कर सकते, विघटित नहीं कर सकते, सिर्फ निलंबित रख सकते हैं, सिर्फ निलंबित रख सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर रिव्यू करने के दौरान ये पता चला कि ये कोई मैलिफाइड इंटेंशन की वजह से राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो विधान पर मंडल है राज्य का, उसको फिर से बहाल कर दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है एसआर बोम्मई केस। अब आज ये मूल सवाल पर कि क्यों कह रहे हैं कि 1 साल के बाद सरकार की मजबूरी है कि राष्ट्रपति शासन हटाना पड़ेगा, वहां सरकार बहाल करनी पड़ेगी। उसका रीजन ये है कि जो टाइम पीरियड है राष्ट्रपति शासन का, वो है मैक्सिमम 3 साल। किसी भी राज्य में मैक्सिमम 3 साल तक, अधिकतम 3 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, के लिए लगा सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि 1 साल के बाद 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगता है। जैसे संसद ने भाई पारित किया तो 6 महीने के लिए प्रोक्लेम हो गया, 6 महीने के लिए होता है एक बार में, 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगा, फिर से उसको पारित कराना पड़ेगा संसद से, तो फिर 6 महीने के लिए एक्सटेंशन हो गया। तो ये 2 एक्सटेंशन, एक एक्सटेंशन मणिपुर में हो चुका है, 6 महीना के लिए लगा और फिर 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। लेकिन 6 महीना करके आप 3 साल तक मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं। ये 3 साल क्या है, 6 महीने करके बढ़ाना है, 6 महीने करके बढ़ाना है। यानी एक बार में 6 महीने के लिए ही राष्ट्रपति शासन लगता है, ये ध्यान रखना है आपके एग्जाम के लिहाज से। लेकिन 1 साल के बाद अगर राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना है वहां पर, तो 2 कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन तो ये है कि 1 साल के बाद बढ़ाने के लिए, पहला कंडीशन क्या है कि पूरे देश में या किसी राज्य में या राज्य के किसी भाग में कहीं भी नेशनल इमरजेंसी चल रहा हो, आर्टिकल 352 इंप्लीमेंटेड हो, लागू हो। जैसे आज की कंडीशन में भाई कहीं नेशनल इमरजेंसी नहीं चल रहा, तो ये वाला कंडीशन फुलफिल होगा ही नहीं। और दूसरा कंडीशन ये है कि चुनाव आयोग प्रमाणित कर दे क्या कि चुनाव कराना यहां इस राज्य में इम्पॉसिबल है, चुनाव कराना कठिन है। ये दोनों कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। इसीलिए मणिपुर में कहा जा रहा है कि भाई 1 साल जब पूरा होगा तो इससे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन को नहीं बढ़ा सकते हैं, वहाँ सरकार बहाल करना पड़ेगा।
और आर्टिकल 356 अपने आप में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। 352 में क्या चीज़ें हैं वो हमने अभी विस्तार से इस क्लास में नहीं की हैं, ये 356 के बारे में था। फिलहाल इतने ही रखते हैं, अगले करंट अफेयर्स की किस क्लास में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।